हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं डियर स्टूडेंट आप लोग। आज आप लोग को जो नया 3 क्रिमिनल लॉ लागू हुआ है उसके मेन जो फीचर्स हैं उस पर आप लोग को साथ डिस्कस किया जाएगा। 1 जुलाई 2024 से जैसा आप जानते हैं आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट रिप्लेस हो गया है और उसके जगह पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हो गया है। इन तीनों एक्ट पर आप लोगों के लिए परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पर क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। क्लासेस आप लोग का जो गूगल मीट ऐप पर चलता है। आज का जो वीडियो है वो आप लोग को नए एक्ट में लॉजिंग ऑफ द एफआईआर से जुड़ा हुआ वीडियो है। तो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अगर एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे के जो भी वीडियो बनेंगे वो आपको आपके सिस्टम पर ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ये चैनल लॉ के स्टूडेंटों के लिए फुली डिवोटेड है। तो चलिए देखिए, आज का जो वीडियो है वो आप लोग के लिए जो बनाया गया है वो है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। ओल्ड सीआरपीसी में जो ये प्रोविजन था 1973 में सेक्शन 154 में, और जो न्यू बीएनएसएस 2023 बना हुआ है ये अंडर सेक्शन 173 है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, वैसे तो एफआईआर वर्ड को कहीं पर भी यूज नहीं किया गया है, लेकिन लॉजिंग ऑफ द एफआईआर कैसे होती है, सीआरपीसी में क्या प्रोविजन था और जो नया बीएनएसएस है इसमें क्या प्रोविजन है, इसके लिए आज आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस की पूरी क्लास से जोड़ा जा रहा है। आप देखेंगे कि कैसे उस क्लासेस में एक एक बारीकी को आप लोग को बताया जाता है, समझाया जाता है, लिखाया जाता है और आपको यह भी बताया जाता है कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या आपसे एग्जामिनर इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। तो पूरी चीज को जानने के लिए इस हम पूरे वीडियो को देखेंगे जिसमें आप लोग को लॉजिंग ऑफ द एफआईआर से लेकर इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे अपॉइंट होता है, क्लोजर रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट कैसे लगती है, चार्जशीट कैसे लगती है, रिमांड के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में एक साथ मिलेगी जितना आपको कहीं नहीं मिला होगा और ना आगे मिलने की ध्यान रखिएगा, कोई संभावना आप रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए समराइज किया गया है ताकि स्टूडेंट को बहुत ही बारीकी से एक एक चीज समझ में आ जाए। तो जो स्टूडेंट परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, देखिए उसके लिए 2 व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना आधार कार्ड भेजेंगे। आधार कार्ड आने के बाद आपको कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप प्रिस्क्राइब्ड फीस को जमा करेंगे। जब आपकी फीस जमा हो जाएगी तो आपको बैच में जोड़ लिया जाएगा। जो क्लासेस चलते हैं गूगल मीट पर चलते हैं, मीट ऐप पर क्लास लाइव में चलती है, फिर उसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपके पास रहता है। इसके साथ साथ आप लोगों को समय समय पर टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, उस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम लोग देखते हैं जो बहुत ही एनर्जेटिक वीडियो है जिसमें आप लोग को पूरी कंपैरेटिव स्टडी कराई गई है कि सीआरपीसी 1973 और बीएनएसएस 2023 में लॉजिंग ऑफ द एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या ग्रेट चेंजेस हुए हैं। चलिए रेडी हो जाइए डियर स्टूडेंट, आइए वीडियो हम लोग देखते हैं। चलिए रेडी हो जाइए। आपको देखिए, जो एफआईआर वर्ड है इसको ध्यान से सुनिए सब। जो एफआईआर वर्ड है वो बीएनएसएस के किसी भी सेक्शन में डिफाइन नहीं है। और देखो, जो पहले हम लोग सीआरपीसी पढ़ते थे वहां पर भी इसकी कोई डिफिनेशन नहीं दी गई थी। जो सीआरपीसी के सेक्शन 154 था उसमें बताया गया था कि लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। जो हम लोग बीएनएसएस पढ़ते हैं उसका जो सेक्शन नंबर 173 है वो भी बताता है लॉजिंग ऑफ द एफआईआर। आप लोग को याद ये रखना है कि 156 सीआरपीसी इज इक्वल टू 173 बीएनएसएस। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अभी काफी दिनों तक एग्जामिनेशंस में आप लोग से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो लॉजिंग ऑफ द एफआईआर का प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है कि जो भी विक्टिम है यानी जिसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है वो या तो स्वयं पुलिस स्टेशन पर चला जाए या प्रेजेंट टाइम में जो नया चीज जोड़ा गया है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी वो अगर नहीं जा सकता है, वो इस कंडीशन में नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, एंड्रॉयड मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, टैबलेट है, किसी के थ्रू भी जो है पुलिस स्टेशन पर
उस मामले की ओरल यानी या तो फोन करके सूचना दे सकता है या मैसेज डाल सकता है। और ये कहा गया कि अगर वो ऐसा करता है तो इसको बोला जाएगा EFIR, इलेक्ट्रॉनिक FIR। ये 173 की जो सब सेक्शन फर्स्ट है इसी की बात बताई जा रही है। इसके साथ साथ ये कहा गया 0 FIR, ये भी 173 के सब क्लास फर्स्ट में है। ये कहा गया कोई ऑफेंस होता है और जो विक्टिम है उसको ये नहीं क्लियर है कि जो ऑफेंस हुआ है वो किस पुलिस स्टेशन पर हुआ है, वो अगर ऐसे पुलिस स्टेशन पर जाता है जो जुरिस्डिक्शंस नहीं रखता, जो क्षेत्राधिकार नहीं रखता। पहले हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब हम लोग ऐसे किसी पुलिस स्टेशन पे जाते थे तो पुलिस ऑफिसर ये कहता था कि मेरे थाने का मैटर नहीं है, आप जाइए दूसरे थाने में। अब इसको BNSS में ये कह दिया गया कि कोई भी पुलिस ऑफिसर ये नहीं कहेगा कि मेरे थाने का मैटर नहीं है। जिस भी थाने पर हम जाएंगे वहाँ पर उसको कहा गया है कि आप 0 FIR, 0 FIR का मतलब होता है विदाउट क्राइम नंबर। आप क्राइम नंबर नहीं डालोगे, बाकी GD में लिखकर जो भी विक्टिम के साथ आप रेमेडीज दे सकते हो, उपचार दे सकते हो, वो तुरंत आप प्रदान। जैसे देखो ये कहा गया अगर किसी को कोई चोट वोट लगती है, कोई घायल हो जाता है तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए सभी हॉस्पिटल को ऑथराइज कर दिया गया है कि नहीं किया गया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के लिए तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 को मेंटेन करने की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर कोई व्यक्ति को कोई एक्सीडेंट होता है, कोई चोट लगता है, कोई घायल हो जाता है, जो भी नियरेस्ट में नर्सिंग होम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट वाला ये नहीं कहेगा ये पुलिस केस है आप जाइए, आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट करना ही करना है ताकि पहले उसकी जान बचे, फिर इसके बाद लॉजिंग ऑफ द FIR और आगे की प्रोसीडिंग होगी। ठीक उसी तरह अब क्राइम के मैटर पर कह दिया गया अगर किसी के साथ कोई क्राइम होता है तो जिस भी पुलिस स्टेशन पर वो जाएगा उसका स्टेशन इंचार्ज ये नहीं कहेगा कि मेरे थाने का मैटर नहीं है। आपको 0 FIR लॉस करनी है, GD में लिखना है, उसको प्राइमरी आपको रेमेडीज देना है, उसके बाद जो जुरिस्डिक्शंस रखने वाला पुलिस स्टेशन है वहां पर उसको आप फॉरवर्ड कर, लेकिन आप FIR लॉस करने से मना नहीं कर। देखो जो दो बड़े ग्रेड चेंज हुए CRPC के और BNSS में। पहला तो हम लोग को ये पावर मिल गया है कि हम लोग EFIR लॉस करा सकते। EFIR का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, 173 सब क्लास फर्स्ट। दूसरा हम लोग को कहा गया कि हम लोग किसी भी थाने में, किसी भी जिले में, कहीं पर भी अपनी FIR को लॉस करा सकते। देखो अगर हम EFIR लॉस कराते हैं तो इसमें एक प्रोविज़न जोड़ा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब आने वाले एग्जाम में फटाफट आएगा। नया प्रोविज़न ये जोड़ा गया कि जब कभी EFIR लॉस होगी तो जो EFIR लॉस करेगा, इन्फॉर्मेंट जो भी पर्सन होगा, उसको कहा गया लॉस करने से 3 दिन के अंदर, 3 दिन मैक्सिमम है न कि मिनिमम है, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर आप पुलिस स्टेशन पर जाकर और जब EFIR की सूचना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा सूचना पुलिस स्टेशन को मिलेगी तो स्टेशन इंचार्ज उसका प्रिंट आउट निकाल लेगा, प्रिंट आउट निकाल के रखे रहेगा। 3 दिन के अंदर, पहले दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन, किसी भी समय, चाहे वो 1 घंटे बाद, चाहे 2 घंटे बाद, चाहे 10 घंटे बाद, लेकिन 72 घंटे के पहले 3 दिन, वो जब पुलिस स्टेशन पर जाएगा तो ये कहा जाएगा कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया था इस पर सिग्नेचर कर। सिग्नेचर करने के बाद उसको GD में दर्ज कर लिया जाएगा और GD में दर्ज करने के बाद हमने आप लोग को बताया था कि क्राइम चेक रजिस्टर होता है हर पुलिस स्टेशन पर। जो क्राइम चेक रजिस्टर होता है उसका प्रोफार्मा नंबर 341, 341 ये बताता है कि जो बातें ये बता रहा है इन्फॉर्मेंट फैक्ट्स के फॉर्म में, तथ्य के रूप में, इससे कौन कौन से ऑफेंस बन रहे हैं। तो जो ऑफेंस बन रहे हैं उसको क्राइम चेक रजिस्टर में ले जाया जाता है और अगर ये देखा जाता है कि सारे के सारे सेक्शन जो बन रहे हैं वो सेक्शन किसके हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस,
तब तो क्या होगा कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस किसकी एफआईआर 3 कॉपी में तैयार कर। अगर ऐसी कंडीशन आती है कि सारी की सारी सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल है तो उसकी एफआईआर नहीं होगी, उसको कंप्लेंट बोलेंगे, एनसीआर बोलेंगे, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। वो जाएगी 174 में 2 कॉपी में। 2 कॉपी में एक कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी और दूसरी कॉपी इन्फॉर्मेंट को दी जाए, सूचना देने वाली। और ये कहा जाएगा कि अगर आप चाहते हो कि जो हमने एनसीआर में आपके मैटर को लिखा है, आप चाहते हो कि आपके मैटर पर हम इन्वेस्टिगेशन करें, तो आप मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लें। मजिस्ट्रेट अगर पुलिस स्टेशन को एथराइज कर देते हैं तब पुलिस स्टेशन एनसीआर के मैटर पर भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या होता है, कॉम्पिटेंट माना। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर जो भी सेक्शन बनती है उसमें से कुछ सेक्शन बनती है कॉग्निजेबल की और कुछ सेक्शन बनती है नॉन कॉग्निजेबल, यानी कि मिक्सचर। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर एक भी सेक्शन, सिंगल सेक्शन भी नॉन कॉग्निजेबल की है, ताकि रिमेनिंग सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 5 सेक्शन नॉन कॉग्निजेबल, तो पूरा जो क्राइम है वो मान लिया जाएगा कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसे हमने आप लोग को बताया था कि एक अगर दूध कटोरे में रखा हुआ है, उसमें आपने 2 चम्मच दही डाल दिया, तो अब वो पूरा दही कहलाएगा, अब दूध नहीं कहलाएगा। उसी तरह अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक भी सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस की आ गई तो पूरा का पूरा मैटर माना जाएगा ये क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक, एक तो ये आप लोग ध्यान रखें। ये कहा गया कि जो एफआईआर होती है 3 कॉपी में तैयार की जाती है, जो उसकी ओरिजिनल कॉपी होती है वो कंसर्न्ड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सीजीएम, हर मजिस्ट्रेट को एक एक थाना, 2 थाना का जुरिस्डिक्शन दिया जाता है। तो जिस थाने का मैटर होगा उस थाने का जुरिस्डिक्शन रखने वाले जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो ओरिजिनल कॉपी विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर उस लॉजिंग ऑफ द एफआईआर की ओरिजिनल कॉपी उसको मजिस्ट्रेट को भेज दी जाए। जो सेकंड कॉपी है, सेकंड कॉपी जो है वो इन्फॉर्मेंट को दे दी जाएगी। सेक्शन 173 सब क्लास 2 में कहा गया कि फ्री ऑफ कास्ट दे दी जाए, ताकि आपको मालूम रहे कि आपने जो एफआईआर लॉस कराया था उस एफआईआर में क्या क्या बातें लिखी गई, कौन कौन सी सेक्शन लिखी गई, आपके जानकारी के। जो तीसरी कॉपी है वो पुलिस स्टेशन पर है, वो पुलिस स्टेशन पर रहती है और उसी तीसरी कॉपी के बेसिस पर आफ्टर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। जो इन्वेस्टिगेशन होता है, अन्वेषण होता है, जो आप लोग को बताया गया क्राइम का फर्स्ट स्टेज जो होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, वो स्टार्ट होता है तीसरी कॉपी के बेसिस पर। देखिए इसमें एक चीज और जोड़ा गया, सेक्शन 173 सब क्लास 3, इसमें यह कहा गया कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो 3 साल या 3 साल से ज्यादा का है लेकिन 7 साल से कम का है, अबव 3 years बिलो 7 years, स्टेशन इंचार्ज को यह कहा गया कि आप इसका इन्वेस्टिगेशन करने के पहले आपके थाने पर जो जुरिस्डिक्शन रखने वाला डीएसपी होगा, पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसकी आप कंसर्ट लेंगे और वो कंसर्ट दे देगा, तभी इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये नया प्रोविजन आप लोग के लिए जोड़ा गया। तो इसका सेक्शन नंबर 173 का क्लास 4 है। जो क्लास 4 है वो ध्यान रखिएगा सीआरपीसी की 2 सेक्शन को मर्ज करके बनाया गया। सीआरपीसी की 2 सेक्शन को एक साथ मर्ज किया गया, 154(3) 154(3) प्लस 156 सब क्लास 3 154(3) 156(3) को मर्ज करके आप लोग के लिए बनाया गया 173 सब क्लास 4। इसमें यह कहा गया कि अगर इतनी सुविधा देने के बाद, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा किसी भी तरह स्टेशन इंचार्ज आपके एफआईआर को लॉज नहीं कर, तब आपको कहा गया है कि आप अपनी पीड़ा को, जो आपको पीड़ा पहुंची है
आप अपने जिले के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को इस बात को लिखित रूप में देंगे, और अगर आप चाहें तो उनसे फिजिकली जाकर मिले या बाई पोस्ट भेज सकते। ठीक है। एसपी महोदय को कहा गया या तो आप अपने ऑफिस में इसको रजिस्टर करा लीजिए और अपने ऑफिस से जुड़े हुए किसी सब इंस्पेक्टर को, एसआई को इसके लिए आईओ बना दी, या फिर आप चाहे तो इस मैटर को उस स्टेशन इंचार्ज को डायरेक्शन दीजिए जिस स्टेशन इंचार्ज ने इस विक्टिम व्यक्ति की एफआईआर को लॉन्च नहीं। अब यह कहा गया कि अगर एसपी ने आपकी बात को सुन लिया, आपका काम बन गया। सपोज करिए एसपी ने भी आपकी बात को नहीं सुना, तब विक्टिम को कहा गया कि आप इसके लिए जो आपके थाने का जुरिस्डिक्शंस रखने वाले मजिस्ट्रेट, उस मजिस्ट्रेट के सामने जो पहले आप लोग 156(3) फाइल करते थे, वही चीज अब यहां पर फाइल करें। जो मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा आपकी क्या नाम है एप्लीकेशन, वो एडवोकेट के थ्रू जाएगा, थ्रू एडवोकेट। मजिस्ट्रेट को कहा गया या तो आप कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दीजिए कि टेक नेसेसरी एक्शन एंड लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, तुरंत कार्रवाई करिए, एफआईआर को लॉज करिए। या मजिस्ट्रेट को कहा गया कि आप इस मैटर को कंप्लेंट केस मानते हुए खुद ही आगे आप कंप्लेंट केस ट्रीट करते हुए इसकी प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाएं। ये मजिस्ट्रेटों को पावर दिया गया है और अधिकांश मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, इसको कंप्लेंट की तरह ट्रीट करने लगे। देखिए जो ये सब प्रोविजन है, अगर आपकी एफआईआर किसी भी तरह लॉन्च हो गई, चाहे आप थाने पर गए तब लॉन्च हो गई, चाहे आपने इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिया तब लॉन्च हो गई, चाहे आपने एसपी से मिला तब लॉन्च हो गई, चाहे आप मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दिए, मजिस्ट्रेट ने पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन दिया, लॉन्च हो गई। जब एफआईआर लॉन्च हो गई, जैसे एफआईआर लॉन्च होगी उसी के बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन स्टार्ट होता है, इमीडिएटली स्टार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन। देखो जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जिसको हम लोग अन्वेषण कहते हैं, इसके लिए कहा गया है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई। कभी भी इन्वेस्टिगेशन एसआई यानी सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक से पंक्ति के नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं करे। ऊपर का कर सकता है, इंस्पेक्टर कर सकता है, डीएसपी कर सकता है, लेकिन नॉट बिलो द रैंक ऑफ एसआई कभी भी किसी केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं बने। एसआई के नीचे कौन होता है? हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। देखिए जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो इन्वेस्टिगेशन में जो आईओ बनाया जाता है उसको थर्ड कॉपी ऑफ द एफआईआर, जो 3 कॉपी एफआईआर की बनी थी, पहली कॉपी मजिस्ट्रेट को भेज दी गई, दूसरी कॉपी विक्टिम को दे दी गई और तीसरी कॉपी जो होती है वो आईओ को दी जाती है। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड पेपर वो आईओ को दिया जाता है। इस बीच में अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट है, इंजरी रिपोर्ट है, अगर वो सब आ गया है तो वो आईओ को दिया जाता है। एक उसको फाइल का रूप दिया जाता है। जो फाइल का रूप दिया जाता है वो आईओ को हैंडओवर किया जाता है, उसके ऊपर आईओ का नाम लिख दिया जाता है। उस फाइल का नाम होता है केस डायरी। उस फाइल का नाम होता है केस डायरी, सीडी। ध्यान रखिएगा, थाने पर सीडी केवल एक होती है, जनरल डायरी एक होती है लेकिन सीडी उतनी होगी जितनी एफआईआर लॉज है। तो वो उस केस का वो आईओ जो होगा इंचार्ज माना जाएगा और आईओ को कहा गया कि अब आप अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिए। देखिए जो आईओ है वो स्टेशन इंचार्ज खुद भी बन सकता है, जो एसओ या एसएचओ रैंक का है वो खुद भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन सकता है, या अपने थाने से जुड़े हुए किसी सेकंड ऑफिसर जो होता है वो एसआई होता है, उसको दे सकते। ये कहा गया कि जैसे ही आपको यह फाइल हैंडओवर किया जाए, और ये सब इमीडिएटली होता है, उधर लॉजिंग ऑफ द एफआईआर व उधर आईओ अपॉइंट हो गया। आईओ को कहा गया कि सबसे पहले आप अक्रेंस प्लेस पर जाए, घटना स्थल, और
अब सेक्शन 173 जिसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को बताया गया है, इसका जो क्लास नंबर फर्स्ट का प्रोविज़ो है वो ये कहता है कि आयोग दो कंडीशन में इन्वेस्टिगेशन को नहीं करेगा, भले एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस की लॉस की गई। जब कोई ऐसी सूचना मिला है जिसमें कोई गंभीर प्रकार का मामला ही नहीं, बोला तो बहुत कुछ गया था लेकिन अकरेंस प्लेस पर उसने देखा, उसने पूछा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है गंभीर प्रकृति का, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन को रोक देगा। दूसरा ये कहा गया अगर उसको लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, जो अकरेंस प्लेस पर मैंने प्राइमरी इंक्वायरी किया कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो प्रोविजो ये कहता है कि वो इन्वेस्टिगेशन को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा। देखिए ये कहा गया कि अगर कोई विक्टिम लेडीज है, अगर कोई जो पीड़ित है वो लेडीज है और उसका मैटर रेप से रिलेटेड है, बलात्कार की पीड़िता कोई महिला है, तो ये कहा गया कि उसका जो भी स्टेटमेंट आईओ को लेना होगा वो आईओ क्या करेगा, उसके घर पर जाएगा और पूरी कोशिश की जाएगी कि अगर महिला पुलिस अधिकारी आईओ बनाया जाए, अगर अवेलेबल है तो महिला पुलिस ऑफिसर को उस रेप के केसेस में बनाया जाएगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और जो उस विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा वो उसके घर पर या किसी सुटेबल प्लेस पर, किसी समुचित स्थान, और जब वहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा तो वहाँ पर उसके माता पिता या तो पेरेंट्स हो या तो उसके गार्जियन हो या उसके कोई रिलेटिव हो या कोई सोशल वर्कर हो। 4 लोग को एथराइज किया गया है, नेचुरल मदर फादर फर्स्ट, दूसरा गार्जियन, तीसरा एनी रिलेटिव, फोर्थ सोशल वर्कर। उसके सामने उसके स्टेटमेंट को आईओ को बोला गया कि आप रिकॉर्ड करो। जिस समय रेप की पीड़िता का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा उस समय इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, और ये अलाउ कर दिया गया कि अगर वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो मोबाइल से आप रिकॉर्ड कर लो। पहली बार मोबाइल की रिकॉर्डिंग को भी स्थान दिया गया है कि जो जो वो पीड़िता बोल रही है उसका आप क्या करो, बना लो वीडियो, उसमें उसके फेस आ जाएंगे, उसके मदर फादर की फोटो आ जाएगी, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो आ जाएगा और पीड़िता ने क्या बयान दी ये भी क्या होगा उसमें आ जाएगा उसके स्टेटमेंट में। ठीक है, अब ये कहा गया कि अगर अक्रेंस प्लेस पर एक्यूज पर्सन मिल जाता है तो सबसे पहले एक्यूज पर्सन को अरेस्ट करें, सबसे पहले, क्योंकि एफआईआर का मतलब होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के एक्यूज पर्सन या किसी को अरेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? ये सर कर सकता है, कर सकता है, ताकि जो उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस के पहले उसको पकड़िए, रोकिए, भागने ना पाए। और ये कहा गया कि उसको आप अरेस्ट करिए। अगर मान लीजिए वो नहीं मिलता है तब उसके लिए अलग बात है कि उसको पकड़ने के लिए आप अलग से प्रयास करो। ठीक है, लेकिन अगर अक्रेंस प्लेस पर आईओ पहुंचा और वहां पर अगर एक्यूज पर्सन मिल गया तो ये कहा गया कि सबसे पहले एक्यूज पर्सन को आप कस्टडी में ले लो। ठीक, और 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो इन्वेस्टिगेशन प्लस ओरिजिनल एफआईआर की कॉपी एनेक्स करके भेजी जाती है किसको, मजिस्ट्रेट। 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो चीजें इन्वेस्टिगेट किया वो प्लस ओरिजिनल मूल कॉपी एफआईआर की भेज दी जाती है मजिस्ट्रेट, जिसको जब आप लोग कोर्ट जाओगे, न्यायालय जाओगे तो बोला जाएगा कि आईओ ने पर्चा 1 काट दिया। ये कोर्ट की भाषा होती है, एपीओ बोलते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं कि हमने पहला पर्चा काट दिया। पहला पर्चा काटने का मतलब ये होता है कि 24 घंटे के अंदर जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन किया उसको हमने क्या किया, उस पे क्या नाम है, पेज को
और ओरिजिनल एफआईआर को मजिस्ट्रेट को हमने भेज दिया। अब देखिए ये कहा गया कि जो आईओ है जब अक्रेंस प्लेस पे जाएगा तो जितने लोग उस केस से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, सबको क्या करेगा, सबको कहेगा कि मेरे सामने हाजिर हो, पुलिस स्टेशन पर आइए। कौन कौन? विक्टिम, सबसे पहले विक्टिम। विक्टिम को अब आज से बोलोगे विक्टिम को पीडब्ल्यू, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। जो विक्टिम के गवाह हैं उनको बोलोगे पीडब्ल्यू1, प्रोसिक्यूशन विटनेस 1। अगर 2 है प्रोसिक्यूशन विटनेस 2, पीडब्ल्यू2। 3 है पीडब्ल्यू3। यानी कि जो पीडब्ल्यू है और पीडब्ल्यू1, 2, 3 जो भी है, सबको ये कहेगा कि आप पुलिस स्टेशन पर। जो डीडब्ल्यू है यानी कि डिफेंस विटनेसेस हैं, अगर इस बीच में जो एक्यूज पर्सन है वो कोर्ट में सरेंडर करके बेल करा लेता है, जमानत करा लेता है, या पुलिस के कस्टडी में आ जाता है, तो उससे कहा जाएगा आप और अपने जो गवाह है उसको भी मेरे सामने ले आइए। ये कहा गया कि जो आईओ है ये बात जो कहता है वो सेक्शन 178 में कहता है। और ये कहा गया कि अगर जो व्यक्ति ऐसा है जो 15 वर्ष से कम का है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बिलो 15 ईयर का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, या 60 ईयर से अधिक आयु का हो। सीआरपीसी में 65 था। सीआरपीसी में कहा गया था 15 वर्ष से कम उम्र का और 65 वर्ष से ज़्यादा का। PNSS में कहा गया 15 वर्ष से ज़्यादा किंतु 15 वर्ष से कम या 60 वर्ष, यानी 65 को घटा के 60 कर दिया। या किसी भी एज की अगर कोई महिला है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो फिजिकली अनफिट है, मेंटली अनफिट है, डिसेबल्ड है, तो इसको कहा गया कि ऐसे लोगों को पुलिस स्टेशन पर आने की ज़रूरत नहीं। 15 वर्ष से कम का, 60 वर्ष से ज़्यादा का, किसी भी एज की महिला को, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो फिजिकली अनफिट है, उसको बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पर आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पुलिस ऑफिसर खुद जाएगा उसके घर पर, वहाँ पर उसका बयान को दर्ज। ठीक, लेकिन इसमें एक प्रोविजन जुड़ा है। लेकिन अगर इनमें से कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं मुझे थाना आने में कोई दिक्कत नहीं, अगर 15 वर्ष से कम वाला, 60 वर्ष से ज़्यादा वाला, या कोई महिला फ्री कंसेंट देती है कि मुझे अपना बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में आने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आना चाहती, तो ये कहा गया तब अगर वो खुद कंसेंट देती है तब उसको थाने आने से रोका न जाए, बल्कि पुलिस स्टेशन पर बुलाकर उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। अब देखिए जो लोग, चाहे उनके घर पर जाके रिकॉर्ड हो रहा है चाहे पुलिस स्टेशन पर, उनके स्टेटमेंट को आईओ जो लिखेगा केस डायरी में वो लिखेगा 180। पहले ये होता था 161, तो बोला जाता था 161 का बयान, 161 का बयान। अब ये कहा गया कि 180 का स्टेटमेंट, एग्जामिन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। जो लोग हैं उन लोगों को क्या किया जाएगा, उनके स्टेटमेंट को पीडब्ल्यू के फॉर्म में, पीडब्ल्यू1 के फॉर्म में, डीडब्ल्यू के फॉर्म में, डीडब्ल्यू1, 2 के फॉर्म में, इस डायरी में अपनी हैंड राइटिंग में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा, लिखेगा। और लिखने के साथ साथ ये ध्यान रखिएगा 181 कहता है कि उनके जो स्टेटमेंट है उस पर सिग्नेचर नहीं कराया जाए, सिग्नेचर नहीं कराया जाए, बिना सिग्नेचर के, जो पहले हम लोग पढ़ते थे 162। देखो ये कहा गया कि जब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उनके सिग्नेचर को मना क्यों किया, सिग्नेचर मत कर। देखिए इसलिए ऐसा तो नहीं है कि पुलिस अधिकारी डरा धमका के उस स्टेटमेंट को लिख के सिग्नेचर कर। ये कहा गया कि जब इसका ट्रायल चलेगा तो ट्रायल में अगर वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने ये कहता है
कि जो 180 का स्टेटमेंट है या 161 पूर्व का स्टेटमेंट है वो मेरा नहीं है, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं, मैं बल्कि अब आपके सामने जो बोल रहा हूँ ये मेरा है। इसीलिए कहा गया है कि सिग्नेचर कराना, ये लगता है कि आपने डरा धमका के लिख के उसका सिग्नेचर कर, तो इसके सिग्नेचर कराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जो सेक्शन 182 है, जो पहले की 163 थी, इसमें कहा गया नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, यानी पुलिस अधिकारी जो आईओ बनाया गया है किसी भी एक्यूज पर्सन की या किसी भी विटनेसेस की, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा डरा धमका के नहीं करेगा, कोई किसी प्रकार का उसको इंड्यूसमेंट, जिसको हम लोग पढ़ते हैं उत्प्रेरणा या धमकी, नहीं, फ्री ऑफ कास्ट, बिना किसी दबाव या धमकी, और फ्री ऑफ कास्ट अगर जो रिकॉर्ड करना चाहता है आप उसका रिकॉर्ड। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 180, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग पहले पढ़ते थे 160। देखो, जो 164 हम लोग पढ़ते थे रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड, जो 164 का बयान पहले सीआरपीसी में लिखा जाता था, वो जो विक्टिम होती थी वो अपना स्टेटमेंट जाके मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने देती थी, या अगर एक्यूज पर्सन कन्फेशन करना तो उसके कन्फेशन को लिखा जाता। तो देखो, इसका क्या मीनिंग है, ये कहा गया अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर एक्यूज पर्सन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से अपने ऊपर जो सेक्शन उसके ऊपर लगी है वो कहता है कि जो मेरे ऊपर धारा लगी हुई है मैं स्वीकार करता, मैंने ऑफेंस, तो पुलिस ऑफिसर क्या करे? तो पुलिस ऑफिसर को कहा गया कि जब कभी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई भी एक्यूज पर्सन अपने ऊपर लगे ऑफेंस को स्वीकार करता है, जिसको लीगल लैंग्वेज में कहते हैं कन्फेशन, संस्वीकृति, तो आप क्या करोगे? उस एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने, उस एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करोगे और अपने केस डायरी में इस बात को लिखकर केस डायरी के साथ, और मजिस्ट्रेट, ध्यान रखो, मजिस्ट्रेट के सामने जब वो प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, तो मजिस्ट्रेट उससे ये कहेगा कि जो तुम कन्फेशन करने आए हो मेरे सामने, ऐसा तो नहीं ये पुलिस ऑफिसर तुमको डांट के डपट के धमका के लाया हो, तुम बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड, बिना किसी दबाव या बिना धमकी के मेरे सामने कन्फेशन करना। क्यों? क्योंकि अगर तुम मेरे सामने कन्फेशन करोगे तो मैं केवल तुम्हें कन्विक्ट ही करूंगा, दोषी ही ठहराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसका देखो रोल क्या होता है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई कन्फेशन करता है तो मजिस्ट्रेट उसे केवल और केवल दंड देता है। कभी भी कन्फेशन के बाद मजिस्ट्रेट किसी, एक तो कन्फेशन होता है कब? ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण के दौरान। दूसरा कन्फेशन कब होता है? जब फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज होता है, ट्रायल के दौरान, जब मजिस्ट्रेट या कोर्ट किसी भी एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट प्राइम फेसाई फिक्स करता है, प्रथम दृष्टि अपराध तय करता है, तो उसकी 3 कॉपी तैयार करता है। ओरिजिनल कॉपी मजिस्ट्रेट या कोर्ट अपने पास रख लेता है, सेकंड और थर्ड कॉपी जो होती है वो जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट होता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और एक्यूज के काउंसिल को, और सबसे पहले एक्यूज से मजिस्ट्रेट ये या कोर्ट ये पूछता है कि मैंने तुम्हारे खिलाफ जो चार्जेस बनाए हैं क्या तुम्हें स्वीकार है? अगर वहां पर एक्यूज पर्सन ने कह दिया हाँ, या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आईओ के द्वारा ले जाए जाने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज पर्सन कहता है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं मैं स्वीकार कर रहा हूं, मुझसे गलती हो, तो क्वेश्चन ये उठता है चाहे ड्यूरिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन
और चाहे ड्यूरिंग ट्रायल। एक्यूज पर्सन अगर कन्फेशन करता है तो मजिस्ट्रेट उसको केवल और केवल दंड देगा, छोड़ेगा नहीं, दंड देगा, छोड़ेगा नहीं। अब अगर एक्यूज पर्सन कन्फेशन नहीं करता है तब ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग ट्रायल मना करता है कि नहीं मैंने अपराध नहीं किया, मैं अपना डिफेंस लाना, बचाव लाना, ट्रायल चलेगा। अगर एक्यूज पर्सन आईओ से कहता है कि मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया, मुझे झूठा फंसाया गया है, मेरा इस मुकदमे से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा, फिर आईओ आगे प्रोसीड। अब आईओ आगे प्रोसीड करने के लिए कहा गया कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो उस अकरेंस प्लेस का, उस घटना स्थल का एक फिजिकल मैप तैयार करे, भौगोलिक मान। फिजिकल जो मैप होता है उसमें आईओ को बोला गया कि आप क्या करोगे, उस मैप को ड्रॉ करोगे केस डायरी पे और उस पे सारे पॉइंट को आप इंडिकेट करोगे। अकरेंस कहाँ पर हुआ, एक्यूज कहाँ रहता है, विक्टिम का घर कहाँ है, विटनेसेस कहाँ कहाँ है, सबको इंडिकेट करो। जब ट्रायल चलेगा तो मजिस्ट्रेट कैसे पता पाएगा कि कौन कितनी दूरी पर रहता है, कौन कहाँ रहता है, वो मैप को देख। और आईओ को ये कहा गया कि जो जो आपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, कहीं ऐसा तो नहीं है अकरेंस के जहाँ घटना घटी है उसके आसपास और भी ऐसे लोग हैं, बिल्कुल नियरेस्ट लोग हैं, लेकिन उनका नाम न तो विक्टिम ने लिया न तो एक्यूज ने लिया। जहाँ घटना घटी है उसके आसपास 8-10 लोगों का और घर है, उन 8-10 लोगों का जिक्र न तो अभियुक्त व्यक्ति ने कहा है और न ही पीड़ित ने कहा। ऐसा क्यों? तो आईओ को कहा गया कि उन लोगों के स्टेटमेंट को जरूर रिकॉर्ड करो, उन लोगों के स्टेटमेंट को जरूर रिकॉर्ड करो। अगर 5 में से 2 भी देते हैं, 3 भी देते हैं, तो वो एविडेंस जो होगा उसकी एविडेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा। तो जो उनके स्टेटमेंट को आईओ रिकॉर्ड करता है उसको बोलते हैं आई डब्ल्यू, इंडिपेंडेंट विटनेस। एक है तो IW1, 2 हैं IW2, 3 है IW3। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र गवाह। तो जो स्वतंत्र गवाह होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी से इंटरेस्टेड होते हैं, किसी से जुड़े होते हैं नहीं। नो सर। तो उनके एविडेंशियल वैल्यू सबसे ज्यादा। अब आईओ को कहा गया कि जो आपने क्या किया, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, फिजिकल मैप बनाया, इंडिपेंडेंट विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड। अब आईओ, आप किसी पुलिस स्टेशन से जुड़े हो, किसी पुलिस चौकी से जुड़े हो, जहां पर आपका ऑफिस है, वहां पर बैठ के आप अपने माइंड को यूज करके ये देखो कि जो मैंने एविडेंस कलेक्ट किया, क्या क्या एविडेंस है। एफआईआर की कॉपी, अगर कोई एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, इंजरी रिपोर्ट है, कोई मेडिकल रिपोर्ट है, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन। तीसरा, जो आपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, PW1, PW2, जो आपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, DW1, DW2, जो आपने इंडिपेंडेंट विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया, जो आपने फिजिकल मैप तैयार किया, ये सारे चीज़ों का आप एक बार इवेल्युएशन करिए, अवलोकन करिए और ये देखिए कि ये जो मैंने जितने चीज़ों को इकट्ठा किया ये सफिशिएंट हैं या इनसफिशिएंट। ये मुकदमा चलने के लिए पर्याप्त है या मुकदमा चलने के लिए पर्याप्त। तो दो ही बात होगी, या तो जो आईओ ने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है उसको ये लगता है कि मैंने जो जो चीज़ों को रिकॉर्ड किया है वो सफिशिएंट है, ये बाकायदा मजिस्ट्रेट के कोर्ट में केस चलने लायक है। दूसरी तरफ उसको लगता है कि नहीं, मैंने स्टेटमेंट को जितना भी इकट्ठा किया है वो सफिशिएंट नहीं है कि ये केस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चल पाए। तो पहले ध्यान रखिएगा वो इनसफिशिएंट की ओर जाता है जब उसको लगता है कि मैंने जो एविडेंस को कलेक्ट किया वो इनसफिशिएंट।
तब ऐसे केस में IO 189 BNSS, जिसको हम लोग पहले पढ़ते थे 169 CRPC। देखो, जो CRPC में 169 पढ़ते थे, जो अब 20 सेक्शन ज़्यादा बढ़ गई, 189 हो गई। इसमें कहा गया रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डिफिशिएंट या इनसफिशिएंट। जब आईओ को लगेगा कि मैंने जो एविडेंस कलेक्ट किया है वो एविडेंस पर्याप्त नहीं है, मुकदमा चलने लायक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल रिपोर्ट। इसको हम लोग बोलते हैं FR, फाइनल रिपोर्ट, FR अंतिम रिपोर्ट। मीडिया इसको क्या बोलती है? क्लोजर रिपोर्ट। क्लोजर रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अपनी ओर से इस केस को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। क्लोज करने को बोलते हैं क्लोजर रिपोर्ट। और जब कभी आईओ के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट लगाई जाएगी या फाइनल रिपोर्ट लगाई जाएगी, तो एक्यूज पर्सन को या तो बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पर क्या किया जाएगा? रिलीज कर दिया, तो छोड़ दिया जाए। आप अपना PB दे दो, पर्सनल बॉन्ड दे दो या कोई सिक्योरिटीज दे दो और आपको हम रिलीज कर। ये नंबर 1 चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा मैटर है, अगर आईओ को लगता है कि मैंने जो भी एविडेंस कलेक्ट किया है वो सफिशिएंट, वो मुकदमा चलने लगे, ऐसे कंडीशन में IO 190 BNSS और जो हम लोग CRPC पढ़ते थे 170, इसमें आईओ क्या करता है? चार्जशीट। चार्जशीट का मतलब होता है कि जो आईओ ने आरोप को पाया, जो सेक्शन लगाई गई थी, उस सेक्शन में जो आईओ ने पाया, सही पाया या नहीं पाया, इसी पे आईओ क्या करता है? सेक्शन को घटाता है, सेक्शन को बढ़ाता है, नई सेक्शन को जोड़ता है, जो उसको लगेगा सब रीजन के साथ चार्जशीट लगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारा आईओ से बात हो गई, 2 सेक्शन वो काट देगा। आईओ ने कहा हम तुमको क्या करेंगे? इस मुकदमे से बाहर कर देंगे। यही जो कटपिट होता है सब यहीं पर होता है, ठीक। तो आईओ क्या करेगा? चार्जशीट लगाए। देखो, आईओ चाहे फाइनल रिपोर्ट लगाए चाहे चार्जशीट, लगेगा एक ही। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आधी फाइनल रिपोर्ट आधी चार्जशीट, या तो फुली चार्जशीट या फुली फाइनल रिपोर्ट। जो भी लगेगा उसको आईओ क्या करेगा? लगाने के तुरंत बाद उसको भेज देगा मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट को भेजता है, CRPC में जाती थी 173 सब क्लास 2 में, 173 सब क्लास 2 में, और जो BNSS में जाती है 193 में जाती, 193 सब क्लास फर्स्ट पे भेज दी जाती है मजिस्ट्रेट। और जब ये मजिस्ट्रेट के पास चली जाती है तो केस डायरी का नाम क्या हो जाता है? केस डायरी क्या कहलाएगी? पुलिस रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बाद भेजी गई रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट कहता है पुलिस रिपोर्ट। अब उसका नाम केस डायरी नहीं रहेगा, पुलिस रिपोर्ट होगा। जब तक पुलिस उस फाइल को लेके इन्वेस्टिगेशन करता रहता है, तब तक उस फाइल का क्या नाम रहता है? केस डायरी। तो आप लोग से पूछा जाता है केस डायरी और पुलिस रिपोर्ट में क्या अंतर है? केस डायरी में जनरल डायरी GD में क्या अंतर है? तो देखो, जो GD होती है वो थाने पर रहती है, वो कहीं नाचती नहीं है, वो थाने पे रहती है। उसमें जो भी 24 घंटे की दिनचर्या होती है थाने की, उस पर लिखी जाती है। जैसे सुबह 6 बजे GD में लिखा जाएगा कि स्टेशन इंचार्ज कि मैं उठा और थाने से जुड़े सारे कांस्टेबल, सारे पुलिस वाले सब उठे और फिजिकल एक्सरसाइज किए, व्यायाम किए। आज इन लोगों की ड्यूटी यहाँ लगाई जा रही है। अगर उस दिन कोई VIP आ रहा है, उस दिन अगर कोई मेला है, अगर उस दिन कोई ऐसा मान लो कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो थानेदार अपने GD में लिखता है इन कांस्टेबल की ड्यूटी यहाँ, इन कांस्टेबल की ड्यूटी यहाँ, इस SI की ड्यूटी यहाँ, यानी कि GD में सब चीज़ें लिखी जाती। अगर स्टेशन इंचार्ज को मान लीजिए कोर्ट बुलाया गया है, न्यायालय बुलाया गया मजिस्ट्रेट के यहाँ,
तो जीडी में लिख के जाएगा कि मैं एसीजीएम के कोर्ट में मुकदमे के संदर्भ, अगर उसको हाई कोर्ट बुलाएगा लिखेगा माननीय उच्च न्यायालय में मैं जा रहा हूं। अगर उसको कोई वीआईपी ड्यूटी में जाना है तो जीडी में लिख के जाएगा मैं वीआईपी ड्यूटी में जा रहा हूं। ऐसा क्यों क्यों ऐसा मिनट मिनट का लिखना? ये कहा गया कि कोई भी सीजीएम किसी भी समय थाने का इंस्पेक्शन, कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज किसी भी समय थाने का इंस्पेक्शन कर सकता, कोई भी एसडीएम कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी भी समय थाने का इंस्पेक्शन, डीएम एडीएम कोई भी। इसके साथ साथ जो एसपी होते, आईजी होते, डीआईजी होते, कभी भी समय थाने का इंस्पेक्शन कर। सपोज करिए एसपी साहब थाने आए और जीडी में कुछ नहीं लिखा है, थानेदार गायब, तब जीडी 2 दिन के बाद भरी नहीं गई है। आज मान लो 4 तारीख को आईजी साहब थाने पर आए या जेल मंत्री आया या कोई मिनिस्टर आया, देखा जो जीडी खाली, अब इस पे गाज गिरेगी। बाहर सादा अधिकारी सबसे पहले लाइन हाजिर, सबसे पहले सबसे छोटा दंड लाइन हाजिर। कल से थाने पर नजर मत आना, कल से पुलिस लाइन आना, और पुलिस लाइन में कोई एक ड्यूटी दे दी जाए, जाओ घोड़ों की देखभाल करो अस्तबल में। तो बड़े तगड़े तगड़े आंसू टपकते हैं कि पूरे दूर दूर तक खानदान में था लड़का दरोगा, थानेदार भी मिल गया, बड़ी जलवा जलवा। अब क्या है, क्या बताओगे, घोड़ों का इंचार्ज। तो ये कहा गया कि इसीलिए जीडी आप हर समय मिनटों मिनट के भरोगे, कोई भी हायर ऑफिसर आएगा उसको पता चल जाएगा थानेदार गए हैं न्यायालय, उनको कोर्ट पे बुलाया गया है, थानेदार गए हुए हैं कहाँ, वीआईपी ड्यूटी में। अगर उनको रेस्ट करना होता लिख के जाते मैं विश्राम करने, दैनिकृत करने जा रहा हूँ और स्टेशन का मैं 4 सेकंड ऑफिसर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको बोलते जीडी, जिसको हमने आप लोग को बताया था पुलिस एक्ट की सेक्शन नंबर 40। केस डायरी क्या होती है, जितने भी एफआईआर लॉज होते हैं सबकी अलग अलग बनती है केस डायरी। तीसरा हमने आपको वर्ड यूज किया पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन आईओ के द्वारा अपनी केस डायरी जब भेजी जाती है कोर्ट को, तो उसमें क्या रहती है पुलिस रिपोर्ट में, एफआईआर की कॉपी, एक्सपर्ट्स की कोई ओपिनियन है वो रहती है, प्लस केस डायरी रहती है। इतनी चीजें मिलकर बनती है पुलिस रिपोर्ट। ठीक, अब आती है देखो एक बीच में चीज, रिमांड। रिमांड प्रति प्रेषण, जो पहले हम लोग पढ़ते थे 167। अब ये जो रिमांड वाली चीज है वो आ गया 187। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझो पहले आप। पहले रिमांड जो सीआरपीसी में होती थी वो होती थी 167, अब रिमांड का जिक्र किया गया 187। ऐसे याद कर लो कि 20 सेक्शन बढ़ गई, 20 सेक्शन बढ़ गई। देखो रिमांड क्या होता है कि जो इसका 187 है सेक्शन, इसमें रिमांड शब्द का यूज नहीं किया गया, ध्यान रखिए। इसमें वर्ड यूज किया गया है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर। जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब तक। देखो ये तो वैसे तो ये कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर 24 घंटे के अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर ले, लेकिन हो नहीं पाता। तो ये कहा गया कि अगर 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरा होता है, पूछताछ नहीं पूरा होता है, तो जो एक्यूज पर्सन है जिसको कि पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया है, पुलिस कस्टडी में है, वो पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर। देखो ये कहा गया रिमांड देने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों एथराइज, लेकिन शर्त ये है कि पहले उस एक्यूज पर्सन को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने ही,
किसी कारण से अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है, नहीं मिल रहे हैं, तब ऐसे कंडीशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, ये याद रखना। और ये प्रोविजन को 1973 वाला उठा के रख लिया। क्यों? 1973 में क्या था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ज्यादा होते थे और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक डिस्ट्रिक्ट में जो जुडिशियल ऑफिसर होते थे 1970 के आसपास 2 या 3, और जो एग्जीक्यूटिव होते थे वो कम से कम 10 से 12 होते, इसलिए एग्जीक्यूटिव को पावर दिया। अब रिवर्स गियर ये हो गया कि अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ज्यादा। कोई छोटे से छोटा भी डिस्ट्रिक्ट होगा तो वहां पे सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सीजीएम मिलके कम से कम 10 से 12 हो। और जो बड़े बड़े हैं जैसे पटना है, लखनऊ है, कानपुर है, इलाहाबाद है, यहाँ पे तो 35-40। तो ये कहा गया कि अगर 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है उससे आपकी पूछताछ पूरी नहीं होती है तो आप पहले उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर। अब जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होगा तो मजिस्ट्रेट के पास देखो 3 बातें हैं। सबसे पहले उसको बेल दे सकते, अगर एक्यूज पर्सन को मजिस्ट्रेट ने बेल दे दिया तब रिमांड मांगा जाएगा, तब पुलिस ऑफिसर रिमांड मांगेगा? नहीं सर, नहीं मांगेगा। नहीं मांगेगा। अच्छा, दूसरी बात, बेल रिजेक्ट हो गई, बेल मजिस्ट्रेट ने रिजेक्ट कर दिया तो पुलिस ऑफिसर रिमांड मांगेगा? पुलिस ऑफिसर मांगेगा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर मांगेगा? ध्यान रखिएगा, बड़ी अच्छी तरह समझ लो, मजिस्ट्रेट पुलिस वाले से ढेर चीजें पूछ सकता है, लेकिन पुलिस वाला डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर सकता है? नहीं सर। जैसे नई बहू आई है, सास उससे ढेर चीज पूछ सकती है कि नहीं? नई बहू सास से पूछेगी फटाफट फटाफट? नहीं सर। हाँ, अजय कुमार, ठीक है। वही स्थिति पुलिस वाले को जो भी पूछना है, जो भी कहना है, मजिस्ट्रेट और पुलिस वाले के बीच में कड़ी है, उसका नाम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो आप लोग कहते हैं एपीओ। वो पुलिस वाला एपीओ को कहेगा कि आप एप्लीकेशन दीजिए मजिस्ट्रेट को कि मुझे इसे रिमांड पर दे। क्या मजिस्ट्रेट रिमांड देने के लिए बाउंड है, मैंडेटरी है या डिस्क्रिशनरी है? नो सर, विवेकाधीन शक्ति, तो समझते चलो। अब अगर मजिस्ट्रेट ने बेल रिजेक्ट किया, पुलिस ऑफिसर ने रिमांड नहीं मांगा, तब कहाँ जाएगा वो एक्यूज? जेल। जेल जाएगा। जेल जाएगा। गए थे क्या पंकज? जी सर। चलो, सर एक्चुअली केस हुआ था बीच में, हमारे भाई साहब थे तो इलाहाबाद में चल रहा था उनका, तो अभी तो फाइनल। जी तो आज सीआरपी से तो भाई साहब के केस में पड़ गए होंगे? सर अभी तो थोड़ा पता था उस बारे में थोड़ा। एक व्यक्ति है, हिस्ट्री सीटर है, जी उससे हम जब कभी हमसे मिलता है उसको इतनी ज़्यादा लॉ की नॉलेज, कहते हैं क्रिमिनल लॉ में सर पुलिस को तो कुछ पावर नहीं, सारी पावर तो मजिस्ट्रेट के पास है। क्यों? आप पुलिस क्या करेगी? फाइनल रिपोर्ट लगाएगी, हम चले जाएंगे प्रोटेस्ट एप्लीकेशन लेके, खत्म, धाए धाए फिस पुलिस का। हमको देखो इतना तो स्टूडेंट नहीं पढ़ता। क्यों? बताया कि हमारे खिलाफ 15-16 मुकदमा चला, हमें कोई चिंता, क्योंकि हम जानते हैं सरकार कोई भी साक्ष्य नहीं। चलो देखो, तो पहला चीज ये है कि अगर मजिस्ट्रेट ने बेल दे दिया तो बेल देने के बाद जो वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में लाया गया था, बेल देने के बाद अब किसी कस्टडी में रहेगा कि कोई कस्टडी नहीं है? है, कस्टडी में रहेगा। अब उसका नाम है जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी, जब किसी को बेल दिया जाता है तो बॉन्ड पेपर लिया जाता है,
यस सर। बंधपत्र, बंधपत्री जुडिशियल कस्टडी है, उसमें आप लिखते हो कि माननीय न्यायालय जब जब मुझे बुलाएगा तब तब मैं हाजिर होऊंगा। चलो, न्यायालय ने बेल रिजेक्ट किया, पुलिस ऑफिसर ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू रिमांड नहीं मांगा, अब वो कहाँ जाएगा? जेल। तो जेल क्या? जेल पुलिस कस्टडी है कि जुडिशियल कस्टडी? जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी। जेल समझ लो, जेल है क्या, आप लोग इसको समझे। जेल है, जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे कोई दुकानदार कहता गोदाम से सामान ला के दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ गोदाम से आपके लिए सामान मंगाता हूँ, मेरे काउंटर पर नहीं है, तो वो कोर्ट का गोदाम है। कोर्ट के पास जगह नहीं है कि इनको रखे बेल रिजेक्ट करने के बाद, तो वो एक्यूज पर्सन को भेज देता है गोदाम कि इनको रखो जेल में, और जेल सुप्रिटेंडेंट वही करेगा जो मजिस्ट्रेट ने आदेशित किया, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा, इसीलिए वो जुडिशियल। तीसरा, बेल रिजेक्ट हुई, पुलिस ऑफिसर ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर के थ्रू मांगा रिमांड और रिमांड मिल गई। तो जब रिमांड मिल गई तो वो व्यक्ति अब किस कस्टडी में जाएगा? पुलिस कस्टडी। हाँ, अब ध्यान रखिएगा कि जो व्यक्ति को रिमांड पर पुलिस वाला मांगा है और मिल गया है, उसका जो मैक्सिमम पीरियड है वो 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 15 दिन एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन जो कोर्ट होती है 14 दिन के बाद 15वें दिन प्रोड्यूस करने के लिए कहती है। ये नहीं कि 15 दिन ले जाओ और 16वें दिन लाना, तब तो एक्ट का प्रोविजन ब्रीच कर जाएगा ना। तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, ये जो 15 दिन की समयावधि है ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है। कोर्ट चाहे तो 3 दिन की रिमांड दे दे, 2 दिन की रिमांड दे दे, 10 दिन की रिमांड दे दे, 5 दिन की रिमांड। ये कहा गया कि रिमांड कितनी बार दिया, जैसे मान लो किसी को 14 दिन की रिमांड दिया, फिर इसके बाद पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे और चाहिए रिमांड, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी को देखो अब BNSS में कैसे प्रिस्क्राइब किया, BNSS में कैसे इसको प्रिस्क्राइब किया। देखो ये कहा गया कि अगर जो एक्यूज पर्सन है उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं जिस सेक्शन का, वो सेक्शन का आरोप में ये कहा गया है कि उसका अपराध 10 वर्ष या 10 वर्ष के नीचे का है, 10 वर्ष या 10 वर्ष के नीचे। एक चीज, अगर उसके ऊपर जो आरोप लगा है वो 10 साल से ऊपर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक। तो जब हम लोग 167 पढ़ते थे तो ये कहा गया कि जो क्या नाम है ऑफेंस 10 ईयर्स का है या बिलो 10 ईयर्स का है, उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 60 डेज के अंदर अपनी पुलिस रिपोर्ट को फाइनल कर, यानी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर। अगर मामला 10 साल से ऊपर का है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है या डेथ सेंटेंस का है तो 90 डेज, ठीक है। और अगर पुलिस ऑफिसर 60-90 डेज के अंदर अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं करता तो ऐसे एक्यूज पर्सन को क्या कर दिया जाएगा? डिस्चार्ज। पुलिस की गलती की वजह से ये आपका इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरा हुआ, अतः आपको हम छोड़ दे रहे हैं। इसी में अब अमेंडमेंट किया गया, ये कहा गया कि अगर मैटर 60 ईयर्स का है, 60 दिनों का, तो पुलिस ऑफिसर को 40 दिन तक के लिए रिमांड मिल सकती, मैक्सिमम 40 दिन तक की रिमांड मिले, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर मैटर 90 दिन के इन्वेस्टिगेशन वाला है तो पुलिस ऑफिसर को जो रिमांड मिलेगी वो मैक्सिमम 60 डेज। यही चीज़ को आप लोग को याद रखना है कि अगर 60 दिन वाला इन्वेस्टिगेशन का टाइम था तो 40 दिन की अब मिल सकती है रिमांड, और अगर 90 दिन वाला है तो रिमांड जो होगी वो 60 दिन की। अब आता है दूसरा पहलू, अगर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तब उस व्यक्ति को एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने, जिसको पुलिस वाले ने अरेस्ट किया। और देखो लॉ का एक बहुत ही अच्छा फंडा है कि पुलिस ऑफिसर किसी को 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रखता।
तो मालूम है ना, जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में कहा गया है, ये विधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? 22 में 22, 22, ठीक है। तो ये कहा गया है कि अगर आपका ये रोना है पुलिस ऑफिसर का कि कोई जुडिशियल मिल ही नहीं रहा है, तब ये कहा गया कि आप एग्जीक्यूटिव के सामने ले जाओ। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनको ये कहा गया कि वो मैक्सिमम जो रिमांड दे सकते हैं वो 7 डेज। अब एग्जाम में बहुत सावधानी से लगाना है, ये एपीओ के एग्जाम में जुडिशरी में बराबर आता है। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी को रिमांड देता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितने दिन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिमांड देता है कितने, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट 15 और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7, ये मैक्सिमम डेज है कि मिनिमम डेज है? मैक्सिमम। मैक्सिमम। अच्छा, अब देखो एक चीज और इसमें ध्यान रखना, जब कभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के द्वारा किसी भी केस में क्लोजर रिपोर्ट लगाई जाएगी, अंतिम रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट, तो ये कहा गया कि जब मजिस्ट्रेट के पास वो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा सीआरपीसी में 2008 में अमेंडमेंट कर दिया गया था, तो आज BNSS में भी स्थान दिया गया। ये कहा गया कि जब मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस रिपोर्ट जाएगी, वो पुलिस रिपोर्ट होगी क्लोजर रिपोर्ट के रूप में, फाइनल रिपोर्ट। तो मजिस्ट्रेट को कहा गया कि आप कंप्लेनेंट को सम्मन करें। कंप्लेनेंट मतलब जिसने लॉजिंग ऑफ द एफआईआर, जो विक्टिम था, तो बुलाइए, सम्मन भेज। नहीं आता तो BW, NPW, प्रोक्लेमेशन, यानी उसको किसी भी तरह पकड़ के लाना है, चाहे वो इजी वे में आ जाए और चाहे इन फोर्स आवे। जब वो कंप्लेनेंट आएगा तो मजिस्ट्रेट उससे कहेगा कि जो आपने एफआईआर लॉस किया था, उस एफआईआर पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया, आपके मामले को झूठा बनाया है, आपका क्या कहना? अब दो बातें हैं, या तो वो कहेगा कि आईओ के द्वारा लगाई गई फाइनल रिपोर्ट मुझे मंजूर, तो कोर्ट कहेगा लिख कर दो, लिख कर दे दिए। तो मजिस्ट्रेट को कहा गया कि उसके ये एप्लीकेशन पर कि मुझे फाइनल रिपोर्ट मंजूर है, मैं कोई मुकदमा नहीं लड़ना चाहता, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले और वो केस खत्म। दूसरी तरफ अगर वो कहता है कि ये जो फाइनल रिपोर्ट लगी मुझे मंजूर नहीं है, इसमें मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं लिया गया, आईओ तो मेरे पास आई नहीं, सब अपने मन से लिख दिए, मेरे पास सफिशिएंट एविडेंस है, मेरे साथ ऑफेंस हुआ है, मुझे पीड़ा पहुंची है, तो कोर्ट कहेगी इसको लिख कर दो। तो जो लिख कर देता है उसी को बोलते हैं प्रोटेस्ट एप्लीकेशन, अभ्यावर्धन। इंटर में पूछा जाता है कि प्रोटेस्ट एप्लीकेशन क्या? प्रोटेस्ट एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन को कहते हैं जब एक्यूज पर्सन कोर्ट के सामने हाजिर होता है फाइनल रिपोर्ट के मैटर पर, और कोर्ट के सामने ये प्रोटेस्ट करता है कि मुझे फाइनल रिपोर्ट मंजूर नहीं है और मैं मुकदमा लड़ना चाहता हूं, मेरे पास ढेर सारे सफिशिएंट एविडेंस। तब जो मजिस्ट्रेट होता है वो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन आने के बाद फाइनल रिपोर्ट को ख़त्म कर देता है, और जो वो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन देता है उसको ट्रीट एज कंप्लेंट, उसको अब कंप्लेंट मान लिया जाएगा और उससे कहा जाएगा आप अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए, आपके साथ जो जो हुआ स्टेटमेंट रिकॉर्ड, और अब वो कंप्लेंट केस की तरह ट्रीट होगा। इसको अपने कॉपी में लिख लो कि जब कभी फाइनल रिपोर्ट आती है और एक्यूज पर्सन के द्वारा फाइनल रिपोर्ट को डिनाई किया जाता है, मना किया जाता है, तो उस एप्लीकेशन को प्रोटेस्ट एप्लीकेशन कहते हैं। और प्रोटेस्ट एप्लीकेशन आने के बाद वो केस अब कंप्लेंट केस की तरह ट्रीट होगा और मजिस्ट्रेट उसको कंप्लेंट की तरह। ठीक, देखो आज जितना आप लोग को बताए ये बहुत ही क्रीम चीज, ये आपके BS की तो 2 बार 3 देखना, जब हर बात समझ में आ जाए तो नोट कर लेना, जो दिक्कत होगी कल हमसे, और जब तक इसको समझना मत, भागना नहीं, कटने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने है वैसे कल इसी के आगे हम आप, ठीक है।
सर एक बार इसका जो हिंदी बोला गया अभ्यावर्धन क्या बोला गया? अभ्यावर्धन प्रार्थना पत्र, प्रोटेस्ट एप्लीकेशन। सर एक बार 156(3) का जो है नया वाला बता दीजिए जो सेक्शन है। अच्छी 100 156(3) सीआरपीसी का बी एंड डबल एस में कौन सा सेक्शन है? ये तो आपको बताए थे ना। 174। उसमें फ्लो में सब याद था क्या? 175(3) तो नहीं है सर। सर इनका क्या है 154 156 को मिक्स करके जो नया सेक्शन बना बीएनएस में 173(4) 174। ये जो 173 के सब क्लोज 4 है। अभी हम लोग को कुछ नोट तो कराए थे ना। 173 सब क्लास 4 में 154(3) 156(3) को मर्ज कर दिया आए तो थे अभी हम आप। जी सर।